नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के इस हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। और आपको बता दें, आज का हमारा चर्चा का विषय है हार्ट अटैक से सावधान। साथियों, आज के समय में युवाओं में तेजी से बढ़ते हार्ट अटैक के मामले चिंता का विषय बन गए। कई बार आपने सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो देखे होंगे जिसमें चलते फिरते या फिर जिम करते या फिर डांस करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ जाने से उनकी जान चली जाती है। अब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं? और ये हार्ट अटैक है या फिर कार्डियक अरेस्ट है? दोनों में क्या अंतर है? इनके लक्षण क्या है? और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज के कार्यक्रम के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले टैक्स के जरिए हम आपको हार्ट अटैक से किस तरह सावधान रहना है और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें अपनाना है, जिनसे बचा जा सकता है, वो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो जिसमें धूम्रपान और शराब से आप दूर रहें, या ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 8 से 9 घंटे की पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। और इसमें मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल की निगरानी ज़रूर करें। प्रतिदिन तकरीबन 30 मिनट तक व्यायाम करें और संतुलित आहार में ताज़े फलों को शामिल करें और हरी सब्जियों में साबुत अनाज का सेवन करें। ये वो उपाय हैं जिन्हें अपनाने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप हार्ट अटैक से बच भी सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हम स्क्रीन पर ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, विशेषज्ञ हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम जानेंगे कि और भी क्या उपाय हैं और कैसे इस गंभीर खतरे से बचा जा सकता है। चलिए, मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुधीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सीपीआर के ट्रेनर हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डाइटिशियन हमारे साथ डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव जी हैं। रश्मि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर भूषण शाह, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और शाह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर भूषण शाह जी आपके पास आना चाहूँगा। आज के समय में युवाओं को चलते फिरते जिस तरह से ये अटैक आ रहे हैं और कई युवाओं की जान जा रही है, अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है और चिंता का विषय है। लोगों की परेशानियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या है इसके पीछे की वजह? क्योंकि पहले तो हम देखते थे कि बुजुर्गों को ज़्यादा अटैक आते थे, लेकिन अब तो युवा भी इसकी चपेट में। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा ये मानना है, इस बीमारी को हम सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। हम्म। जो सडन कार्डियक अरेस्ट और सडन कार्डियक डेथ है, वो उसका मतलब ये है कि अचानक से हृदय की गति हम्म। को रुक जाना, हार्ट की एक्टिविटी को रुक जाना है। उसकी वजह से अचानक मृत्यु हो जाती है। इससे पहले मरीज एकदम हेल्दी, ठीक, फिट होता है। मरीज को पता ही नहीं होता कि उसे कोई हार्ट की समस्या है। तो इस प्रॉब्लम की जो मेन कारण है, वो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग है। जो 35 साल से कम उम्र की लोग में जो सडनली ऐसे डांस करते हुए या कहीं वॉकिंग करते हुए या जिम में एक्सरसाइज करते हुए सडनली पास ऑफ हो जाते हैं, उनमें बेसिकली जेनेटिक कार्डियोमायोपैथी, हार्ट के मसल की प्रॉब्लम, जिसमें हार्ट का मसल बहुत वीक होते हैं हम्म। और इतनी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज को झेल नहीं पाते हैं, तो एक्सरसाइज करते करते एकदम से पास ऑफ हो जाते हैं। तो उनका मेनली जो कार्डियोमायोपैथी है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जिसमें हार्ट का मसल बहुत मोटा हो जाता है और जिसकी वजह से हार्ट के अंदर ब्लड का पर्याप्त भरना नहीं हो पाता है। तो हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी कमजोर होने की वजह से सडनली हार्ट अरेस्ट होता है। दूसरा जो मेजर कारण है, वो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का प्रॉब्लम, जिसमें हार्ट के अंदर ऐसे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो अपने आप में करंट इतनी तेजी से देने लग जाएगा कि हार्ट जो नॉर्मल 70 to 72 बीट्स पर मिनट के धड़कता है, वो 300 350 तक पहुंच जाता है, जिससे कि हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी एकदम खत्म हो जाती है और पेशेंट को एकदम सडनली कोलैप्स कर जाता है। तो ये दो मेजर कारण है जो एकदम यंग डेथ जो होते हैं, जिसमें अचानक से चलते चलते या कुछ डांस करते वक्त अचानक से जो मरीज की मृत्यु हो जाती है, वो मेजर कारण ये होते हैं। और ये पहले कभी पता होता नहीं है मरीज को, क्योंकि उसने कभी इस चीज पर जांच कराई नहीं हुई, क्योंकि कोई पहले सिम्टम होते नहीं है, हम्म। पहले कुछ आभास होता नहीं। अगर किसी मरीज ने रेगुलर मेडिकल चेकअप कराया हो बिना बिना कोई सिम्टम के, और एकदम से रेगुलर मेडिकल चेकअप में अगर आ जाता है तो पकड़ में आ जाता है, वरना बड़ा मुश्किल होता है।
इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो आपने बताया हार्ट अटैक मेनली जो है वो 35 साल की उम्र से ज्यादा वालों को ज्यादातर प्रॉब्लम करता है, जिसमें सडन कार्डियक डेथ होती है। जो एकदम यंग एज है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, उनमें जेनेटिक कार्डियोमायोपैथी और एरिथमिया की प्रॉब्लम की वजह से सडन डेथ होती अब तो कई बार ये भी देखने मिलता है डॉक्टर भूषण जी, जिस तरह से अब तो बच्चे भी इसकी चपेट में हैं, कई बार तो बच्चों है। को हाँ, भी अटैक आने लगे। बच्चों को अटैक, जो आप समझते हैं, आप हर कार्डियक इलनेस को आप हार्ट अटैक बोलते हैं, लेकिन हर चीज हार्ट अटैक नहीं होती। मैंने जैसे बताया, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कारण हैं। बच्चों के अंदर ऐसा हो सकता है कि बच्चों की हार्ट की धमनियां जो है वो अलग से जुड़ी हुई हो, अलग से बनी हुई हो, तो उनको जल्दी अटैक आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसमें अलग अलग एज ग्रुप पे अलग अलग कारण होते हैं। निश्चित तौर पर तो ये यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, ये दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जी। लेकिन सिर्फ हार्ट अटैक एक अकेला मगर कारण नहीं ये जिसके वजह से कार्डियक अरेस्ट जिस कार्डियक तरह से अरेस्ट। बताया है आपने कि ये अचानक ही आता है, इसमें कोई समझ भी नहीं सकता, और यस, स्पॉट पर ही जैसा जो होता है कि व्यक्ति की जान चली जाती है, इतना ज़्यादा यस। खतरनाक होता है। और जिस और तरह से आप अगर बता अगर जी। अगर हम इसे इससे लोगों को बचाना चाहते हैं तो हमें, जैसे कि इमीडिएट कार्डियक रिससिटेशन, उसके लिए सभी आम जनता में सभी जगह पे जागरूकता फैला के सबको ट्रेन करना चाहिए कि ऐसे कभी भी कोई इवेंट किसी भी डांस करते वक्त किसी भी मरीज के साथ होता है तो तुरंत अगर हम उनका सीपीआर इनिशिएट करके उनको अगर रिससिटेट कर सकते हैं टाइमली, तो उनको बचाया जा सकता है। तो इसीलिए हम प्रिवेंट करने से ज्यादा प्रोएक्टिवली मैनेज भी करें तो आउटकम इंप्रूव हो सकता है। निश्चित तौर पर तो ये बहुत ही गंभीर विषय यहाँ पर हो जाता है। देखिए अचानक जिस तरह से अभी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें डांस करते हुए, जिम करते हुए लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया, उनकी जान चली गई। सीपीआर का जिक्र यहाँ पर भूषण जी कर रहे हैं, और सुधीर शर्मा जी हमारे साथ सीपीआर ट्रेनर भी जुड़े हुए। सीपीआर जी ऐसी माफ़ कीजिए सुधीर जी, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि जिस तरह से आप लोग सीपीआर देते हैं और कई बार किसी को पता भी नहीं होता, डांस करते समय या जिम करते समय या रास्ते पे चलते समय जब कार्डियक अरेस्ट आ जाए, कैसे बचा जा सकता है इन परिस्थितियों से, चाहे हार्ट अटैक हो चाहे कार्डियक अरेस्ट हो? कैसे सीपीआर देते हैं, क्या है सीपीआर? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा, मास्टर ट्रेनर हूँ रेड क्रॉस सोसाइटी से। बिल्कुल आपने सही बताया कि सीपीआर देना बहुत ज़रूरी है ऐसे समय पर जब अचानक कोई भी व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है, चाहे वो जो भी वजह हो। हमें सबसे पहले ऐसी स्थिति में पेशेंट की पल्स चेक करनी होती है। पल्स यानी धड़कन, उसे हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, जो कि गर्दन के पास होती है। आसानी से आप पाल्पिटेट कर सकते हैं 2 फिंगर्स की मदद से यहाँ पर। अगर पल्स नहीं मिलती है तो तुरंत हमें सीपीआर प्रक्रिया चालू करना चाहिए। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन होता है। यह प्रक्रिया जब की जाती है जब किसी व्यक्ति की सांस या उसकी हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, और इसे करने के लिए हमें जो व्यक्ति कोलैप्स हुआ है इसे समतल ज़मीन पर, जो कि हार्ड सरफेस होना चाहिए, वहाँ पर लिटाकर, और उसके बगल में हम घुटने के बल पर बैठकर अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, जो आपका वर्किंग हैंड है, और दूसरे हैंड से उसको इस तरह से लॉक करेंगे। इसमें हम उसकी छाती के बीचों बीच यानी यहाँ पर बॉडी का जो एक मिड लाइन होता है, और दोनों निपल्स के क्रॉस लाइन पर जो क्रॉस पॉइंट आता है, यहाँ हमें कंप्रेशन करना होता है, जिसे हम 30 बार कंप्रेशन करते हैं, और उसको 2 बार कृत्रिम श्वास देते हैं। कृत्रिम श्वास देने के लिए उसके हेड को पीछे की तरफ टिल्ट करना होता है, और उसके मुंह को खोलकर अपने मुंह से सांस देना होती है। अगर आपके पास उस समय मास्क है तो आप मास्क लगाकर पेशेंट के मुंह के ऊपर अपने मुंह से उस मास्क में सांस छोड़ें। इस तरह की प्रक्रिया होती है। सीपीआर के बारे में आपको बता दूं, सीपीआर प्रक्रिया ऐसी है, अगर आपने कोलैप्स हुआ है व्यक्ति और तुरंत सीपीआर किया तो संभावना होती है कि हम उस व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने बहुत सही बताया कि हमें हर व्यक्ति को इस चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस दिशा में रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत सारा काम कर रही है, और हम लोग जगह जगह पर लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ये प्रक्रिया 2 मिनट की होती है। इस प्रक्रिया में 30 बार छाती को दबाया जाता है, जो कि हार्ड एंड फास्ट होता है, और जिसमें जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन कितना करना है ये बहुत ज़रूरी है। कंप्रेशन हमें 1.5 से 2 इंच तक करना होता है, जिसकी काउंटिंग हम लाउडली करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब बात आती है कि हम इसकी स्पीड कितनी रखेंगे सीपीआर की। तो सीपीआर की स्पीड हमारी होती है
जब हम कंप्रेशन कर रहे होते हैं तो 1 मिनट में मिनिमम 100 और मैक्सिमम 120 बार, मतलब आप मान सकते हैं कि 1 सेकंड में लगभग 2 बार हमें चेस्ट कंप्रेशन करना होता है। जैसे ही 30 चेस्ट कंप्रेशन कंप्लीट होते हैं, हम बिना समय गवाए सीधा हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं 2 बार, फिर हम 30 बार कंप्रेशन करते हैं। इस तरह से 2 मिनट में प्रक्रिया पूरी होती है। निश्चित तौर पर तो ये बेहद अहम जानकारी है, और जो आपने कहा लोगों में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हर किसी व्यक्ति को सीपीआर की जानकारी होना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन जब आ जाए तो वो व्यक्ति ही मदद कर सके। लेकिन सीपीआर को लेकर मैं समझना चाहूँगा आपसे कि भाई सीपीआर की जो प्रक्रिया है जिसके बारे में आपने बताया, हार्ट अटैक में तो थोड़ा सा वक्त होता है व्यक्ति के पास आपसी, लेकिन कार्डियक अरेस्ट, पुनर्जीवित वाली जो आप बात करते हो, क्या ऐसा संभव है? कार्डियक अरेस्ट जब आता है तो व्यक्ति स्पॉट पे ही तुरंत उसकी जान चली जाती है, तो क्या ये पुनर्जीवन वाली जो बात कर रहे हैं सीपीआर से संभव है? बिल्कुल संभव है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे व्यक्ति कोलैप्स हुआ, उसकी डेथ हो गई, लेकिन जब हम उसकी पल्स चेक करते हैं तो कई बार बहुत धीमी धीमी पल्स भी चलती है उस वक्त। माफ कीजिए। और अगर पल्स नहीं भी चल रही तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बंद होता है, लेकिन इमीडिएटली सारे इफेक्ट बॉडी में नहीं होते। हमारा ब्रेन 4 मिनट तक, ब्रेन की जो सेल्स हैं, अगर ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो उसमें रिकवरी की संभावना है। अगर हम 4 मिनट के अंदर सीपीआर प्रक्रिया चालू कर देते हैं तो ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कंटिन्यू होती है और वो ब्रेन की जो सेल्स हैं वो एक्टिव होने लगती हैं। इस तरह से हार्ट को रीस्टार्ट करने में मदद करती हैं। अगर हमने देरी कर दी सीपीआर करने में या 10-15 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया, तब थोड़ा मुश्किल होता है पेशेंट को रिवाइव करना। चलिए लौटता हूँ मैं आपके पास। बेहद अहम जानकारी यहाँ पर किस तरह से सीपीआर देना है। डाइटिशियन डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। रश्मि जी, आपके पास भी आना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जी युवाओं में बढ़ता हार्ट अटैक का खतरा, जी और इसमें सबसे बड़ी भूमिका, अहम भूमिका यहाँ पर खान पान को लेकर भी है, कि लोग जी आज के समय में जिस तरह से अपने खान पान का ख्याल नहीं रखते हैं, और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका शिकार लोगों को होना पड़ता है। ऐसे में इस जी हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए कैसी कोई दिनचर्या बनाई जाए, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए? जी जब हम देखें कि आज के ज़माने में आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक तो कार्डियक अरेस्ट स्पेशली रिकरेंट होता जा रहा है। इवन छोटे बच्चे भी भागते-भागते या ट्रेनिंग करते-करते, रनिंग करते-करते कोलैप्स हो जाते हैं। तो इन सब का कारण जो है इनका खान-पान, डाइट जो है हमारे, क्योंकि हमारा बेसिक जो बॉडी है हमारा सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट से बना है, जैसे जैसे कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अगर इसका अनुपात गड़बड़ होता है, इसका रेशियो गड़बड़ होता है तो डेफिनेटली बॉडी में इफेक्ट आता है। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि बॉडी बैलेंस डाइट वो बच्चा ले, बच्चे क्या बूढ़े और इवन एडल्ट भी, तो उनका जो बैलेंस डाइट है वो उनको मैनेज करना है सबसे पहले। और आजकल जो अभी जो नया चालू हो गया कि ऑनलाइन खाना मंगाना, स्विगी, जिस तरह की जो कंपनीज हैं ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बाहर घर का खाना ना खा करके बाहर का ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा जो है, उसमें मेयोनेज है, कहीं ना कहीं चीज है, एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा शुगर जो है वो एडिट रहता है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि बच्चों को अभी से हम ट्रेन करें कि घर का बना खाना दें, घर की ही होममेड चीजें को, भली वो घर की बनी पूरी खाए तो वो उसका नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर वो बाहर की चीजें, प्रोसेस चीजें या पैकेज चीजें खाएगा तो उसमें हिडन सॉल्ट और हिडन सोडियम जो रहता है वो कहीं ना कहीं हार्ट की मसल्स को और पूरी बॉडी पर इफेक्ट करता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रोसेस और पैकेज फूड को नहीं लेना है बच्चों में। दूसरी बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी, क्योंकि बच्चों में स्ट्रेस ज्यादा होने लगा है, कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ गया है, स्ट्रेस भी एक अनदर फैक्टर है। तो ये भी कॉर्टिसोल हार्मोन को सीक्रेट करता है, और जब कॉर्टिसोल हार्मोन होता है तो वो भी बच्चों की बॉडी में, इवन यंग में जो स्पेशली, उनमें भी बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स करता है, और कहीं ना कहीं बच्चे इस हार्ट डिसीज का शिकार होने लगते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट को अपना करें कि इसमें बैलेंस डाइट मतलब कार्बोहाइड्रेट भी लेना है। आजकल बच्चों ने रोटी खाना भी छोड़ दिया है क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है। तो इस तरह से नहीं है कि आप जो बचपन से खा रहे हैं तो आपने रोटी खाना छोड़ दिया या आपने घी खाना छोड़ दिया, नहीं, आपको हर चीज, हर न्यूट्रिएंट आपको एक प्रॉपर रेशो में लेना है, प्रॉपर अनुपात में लेना
है और बैलेंस डाइट में सारे ही फूड ग्रुप्स आपको शामिल करना है, स्पेशली जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। तो ऐसा नहीं कि आपको कम से कम 500-600 ग्राम या दिन भर आपको फ्रूट्स खाना है। अगर आप जब एक बच्चा दिन में 1 या 2 फल भी खाता है या एडल्ट भी अगर 2 या 3 फल खाते हैं तो मैक्सिमम उनकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। अगर हमें 1700-1800 कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके लिए पल्स जैसे दालें हैं और दालों को भी शामिल करें, खड़ी दालों को शामिल करें डाइट में। साथ ही साथ हरी सब्जियां, जितनी भी अभी सीजनल सब्जियां आ रही हैं उनको भी प्रयोग करें। उसको उसका भी कुकिंग मेथड पर भी ध्यान देना है, घर की चीजों पर ही यूज करें, ना कि हमें बाहर के जो चीज है और बाहर के जो मसाले हैं उनका प्रयोग ना करके घर की ही मसाले का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस तरह का डाइट लेंगे तो अवश्य हम इन बीमारियों से अभी बचा सकते हैं। दूसरी बात, ट्रांस फैट का प्रयोग ना करें, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ बच्चे जो है जनरली उनके पास कुरकुरे और सिर्फ पैकेट फूड आइटम, चिप्स वगैरह, ये लोग इसी से अपना स्नैकिंग कर लेते हैं। तो ये जो स्नैकिंग है ये कहीं ना कहीं एक हिडन ट्रांस फैट जो है जमा होता चला जाता है और इसका असर आने के मतलब अगर आज 5 साल का बच्चा है तो उसको 15 साल में इसका इफेक्ट नजर आता है, वो अभी नहीं पता चलता है। ये हार्ट अटैक जो है वो धीरे धीरे जब ये ट्रांस फैट जो हमारे बॉडी में जमने लगता है, मसल्स में वो होने लगता है और वेन्स में भी अपने फ्लेक्स बनाने लगता है, तब इसका इफेक्ट समझ में आता है। तो अवॉइड ट्रांस फैट, अवॉइड एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड अवॉइड एक्स्ट्रा शुगर इन डाइट। तो ये यहाँ थैंक पर यू। जिस तरह से बैलेंस डाइट का जिक्र रश्मि जी जी कर रही हैं कि जी देखिए जी बैलेंस डाइट का इस्तेमाल कीजिए, बाहर का जी जंक फूड मत खाइए, घर की जी बनी चीज़ें खाइए ताकि आप जी, स्वस्थ रह सकें। हेल्दी डाइट से ही हेल्दी रहा जा सकता है और दिल को भी हेल्दी रखा जा सकता है। डेफिनेटली, चलिए बिल्कुल। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर भूषण जी आपके पास आना चाहूँगा। क्या ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसका आना क्या ये जेनेटिक होता है? मतलब ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं जनरेट होने की वजह से कि जिन लोगों में चला आ रहा है उनमें ज़्यादा होंगी, ये भी एक बड़ी ऐसा वजह है होती है। कि आगे कैलकुलेशन। हेलो जी भूषण जी। जी, जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं और जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, खराब कोलेस्ट्रॉल बनना, अनहेल्दी डाइट, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। सभी वह कारण से हार्ट की नसों में ब्लॉकेज बन के हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स के बावजूद भी जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें आपके नस के अंदर ब्लॉकेज बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। यानी कि कुछ लोगों में ये बीमारी जो है वो जेनेटिक भी देखी जा सकती है। और जी, मैं खास आजकल करके आजकल यंग भूषण यंग जी, पेशेंट जो डॉक्टर साहब, जिसमें ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना ठीक है, स्मोकिंग कर रहे हैं, एक और सवाल है जिनको मेरा। कोई रिस्क नहीं। जिम जिम में हम देखते हैं आजकल लोग जाते हैं बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड दवाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो क्या वो स्टेरॉइड भी बेहद खतरनाक है? उसकी जी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं? दिल के जी, लिए कितना खतरनाक होता है स्टेरॉइड? स्टेरॉइड के सेवन करने से भी हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं जी। और वो आप उनको और बड़ा बना देते हैं, क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और उस वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। फिजिकल एक्टिविटी भी बेहद ज़रूरी हो जाती है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक्सरसाइज, देखिए व्यायाम भी लोग कर सकते हैं लेकिन किसी को यही नहीं पता कि व्यायाम क्या करना है। 30 मिनट व्यायाम भी कर दिया, उसका सही तरीका नहीं पता, तो वो कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो लोगों को करना चाहिए इससे बचने के लिए? एरोबिक एक्सरसाइजेज ज्यादातर चुननी चाहिए, जिसमें रनिंग है ना, योगा, इन सब चीजों को यूज करना ज्यादा बेटर है, ना कि जिम में जाके वेट्स उठाना। एरोबिक एक्सरसाइज ज्यादा बेनिफिशियल कंपेयर टू जिम में वेट्स उठाने के। तो मेरे हिसाब से एरोबिक एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अनियमित दिनचर्या, समय पर ना सोना, ये भी एक बड़ी वजह है। ज़्यादातर जी लोगों ने जो है अपने आप को शेड्यूल जो है व्यस्त रखा है और ये एक बड़ी वजह मानी जा सकती है इसके पीछे की। और दूसरा, आजकल हम यह भी देखते हैं कि लोग नशे की चपेट में हैं, शराब और सिगरेट, धूम्रपान, इन सारी चीज़ों का सेवन भी ज़्यादा करते हैं। क्या और यस, इसकी क्या भूमिका देखते हैं आप? इनसे बचने की कितनी ज़रूरत है? आमतौर पे जो यंगस्टर्स हैं जो हार्ट अटैक के साथ आते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द लोग स्मोकिंग के शिकार हैं, बहुत स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग की वजह से ये नसों के अंदर इन्फ्लामेशन होने की वजह से नसों का क्रैक होना और उसमें क्लॉट बनने का बहुत जल्दी टेंडेंसी होने की वजह से हार्ट अटैक यंग एज में आ रहा है। तो स्मोकिंग डेफिनेटली उसको रोकना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
और जो भी स्मोकिंग से एडिक्टेड है उनको डी एडिक्शन सेंटर में भेज के उनको स्मोकिंग से बचाना चाहिए। चलिए, लौटता हूँ सर आपके पास। हमारे साथ ट्रेनर सुधीर शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका रुख करूँगा। शर्मा जी, आपने कई ऐसे टिप्स बताए कि किस तरह से सीपीआर देना चाहिए और सीपीआर कितना महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को इसको लेकर जागरूक भी होना चाहिए। और अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि देखिए, कई बार इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि बच्चों के साथ भी ये हालात बन जाते हैं कि बच्चों को भी अटैक आया है आजकल, तो ये भी देखने को मिल रहा है। तो जवानों को, तो जिस तरह से युवाओं को आपने सीपीआर दिया, तो क्या वही प्रक्रिया आप बच्चों में भी अपनाएंगे या फिर बच्चों और बड़ों में कुछ अलग होता है सीपीआर देने का? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि अगर बच्चों में कार्डियक अरेस्ट होता है, हमने एक बार पल्स चेक की और पल्स अगर एब्सेंट है, तो हमें जो प्रोसीजर मैंने सीपीआर का बड़ों में बताया वही है। फ़र्क इतना होता है कि हमें अपने वेट का ध्यान रखना होता है कि हमारा वेट उसके चेस्ट के ऊपर कितना जा रहा है, और हमें ध्यान ये रखना है कि जो कंप्रेशन है वो उतना ही होना चाहिए। फिर हम यूज़ करते हैं सिंगल हैंड मेथड, एक हाथ से यूज़ करेंगे और इस पोर्शन से जो कि हील ऑफ द हैंड है, इससे हम कंप्रेशन करेंगे और दूसरे हाथ को हम बैक साइड में पीछे इस तरह से रखेंगे और बॉडी के बैलेंस को बनाकर चेस्ट कंप्रेशन हम करेंगे। इस तरह से 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग, सेम जो रेशियो है वो बच्चों में भी वही होगा। यही प्रक्रिया बच्चों में भी अपनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बड़ों को लेकर है और ये बच्चों को लेकर भी आपने बताई, कितनी देर तक जो है हम सीपीआर दे सकते हैं बच्चों को या फिर युवाओं को? जी, ये टाइमिंग को लेकर भी कुछ रहता है? बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं कि सीपीआर कई बार 10 मिनट तक लोगों ने दिया है। हाँ, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, तो वो भी नुकसानदायक। जी बिल्कुल नहीं, नुकसानदायक नहीं है। हम यहाँ ये देखते हैं कि 2 मिनट की जो साइकिल होती है 30:2 यानी 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग, ये हमें 2 मिनट में 5 बार करनी होती है। तो 2 मिनट करने के बाद हम फिर उसकी पल्स चेक करते हैं। पल्स अगेन फिर हम यहाँ कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। पल्स एब्सेंट है तो वो 2 मिनट की साइकिल फिर हम रिपीट करेंगे। हम जब तक ये करेंगे तब तक कि कोई एम्बुलेंस ना आ जाए या पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज ना कर दें, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि 2 मिनट में ही उसको रिकवरी हो जाएगी उसकी या हार्ट रिस्टोर हो जाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू करने से जब लगातार चेस्ट कंप्रेशन होता है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई की आपूर्ति बराबर होती है, उस वक्त हमारी बॉडी में हार्ट रीस्टार्ट हो सकता है। तो ये प्रोसेस हम एम्बुलेंस के आने तक करेंगे। 2-2 मिनट की साइकिल होती है ये। उसके बाद पल्स चेक करना ज़रूरी होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे थे और युवाओं में जिस तरह से दिल के दौरे इस दौर में लगातार बढ़ रहे हैं, ये बेहद चिंता का विषय है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़े थे, जिसमें डॉक्टर थे, डाइटिशियन थे और सीपीआर ट्रेनर। उन्होंने भी बताया कि कैसे इससे बचा जा सकता है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि सावधानी और सावधानी के साथ जागरूकता। जितनी ज़्यादा जागरूकता आएगी उतना ही इस परेशानी से बचा जा सकता है। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ये जो सुझाव डॉक्टर्स ने बताए हैं इन्हें फॉलो कीजिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।